कृषि का वाणिज्यीकरण के संदर्भ में प्रस्तुत एक नए अध्याय के तौर पर हम लोग इसे कई भागों में बांटकर समझेंगे। सबसे पहले इसका अर्थ, दूसरे भाग में उत्तरदायी कारक, प्रक्रिया और अंत में भारतीय किसानों पर इसके प्रभावों को देखेंगे। व्यापारिक मुनाफे को केंद्र में रखकर ब्रिटिश ने नकदी फसलों की खेती पर बल दिया, जिसे कृषि का वाणिज्यीकरण कहा गया। यह ब्रिटिश कृषि नीति का एक अंग था। इसके तहत किसानों को परंपरागत फसलों के स्थान पर नकदी फसलों की खेती के लिए बाध्य किया गया। ब्रिटिश शासन से पहले भी भारत में नकदी फसलों की खेती की जाती थी, किंतु वे स्थानीय आवश्यकताओं से मुख्यतः परिचालित थी और कच्चे माल के रूप में उनका निर्यात नहीं होता था। अधिकतम भू राजस्व राशि को प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों ने कृषि के वाणिज्यीकरण पर बल दिया। वस्तुतः किसानों को नकदी फसलों की खेती के माध्यम से परंपरागत फसलों की तुलना में अधिक आय होती। फलतः वे भू राजस्व की अधिकतम राशि को चुकाने में सक्षम होते। इंग्लैंड में हो रही औद्योगिक क्रांति के कारण कच्चे माल की आवश्यकता बढ़ी। इसकी पूर्ति के लिए भारत में नकदी फसलों जैसे कपास, नील, रेशम आदि की खेती पर बल दिया गया। ब्रिटिश द्वारा अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संतुलन को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया। इसी क्रम में कोलकाता, कैंटन एवं लंदन का त्रिकोणीय व्यापार विकसित हुआ। वस्तुतः भारत से इंग्लैंड के लिए चाय का निर्यात कर चीन से चाय के आयात में कमी की गई, तो दूसरी तरफ चीन से आने वाली चाय के लिए भुगतान राशि की व्यवस्था करने हेतु भारत में अफीम के उत्पादन पर बल दिया गया और इस अफीम का निर्यात चीन किया गया। इंग्लैंड की खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया। कृषि के वाणिज्यीकरण के तहत नकदी फसलों जैसे कपास, नील, जूट, अफीम, चाय आदि की खेती पर बल दिया गया। पूर्वी भारत असम में चाय की खेती प्रारंभ की गई और 1838 में असम चाय कंपनी की स्थापना की गई। चाय बागान में मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी लगी हुई थी और इन बागानों में खेती के लिए बंधुआ मजदूरों को लगाया गया। इसी तरह 1773 में वारेन हेस्टिंग्स ने पहली बार अफीम की खेती को कंपनी के एकाधिकार में लिया और अफीम का निर्यात चीन किया गया। इंग्लैंड में ब्रिटिश सरकार ने भारत से आयात किए जाने वाले कच्चे माल एवं खाद्यान्न पर शुल्क अत्यंत कम रखा। अब हम लोग औपनिवेशिक हितों के संदर्भ में कृषि के वाणिज्यीकरण से संपूर्ण भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो चलिए इन प्रभावों के सकारात्मक और नकारात्मक अर्थों को समझते हैं। सकारात्मक परिणाम: भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलगाव की स्थिति समाप्त हुई, अर्थात शहरी ग्रामीण संपर्क बढ़ा और भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ गई। भारत में विशेषीकृत फसल उत्पादन के क्षेत्र विकसित हुए और कृषि का पूंजीवादी रूपांतरण हुआ, अर्थात कृषि के माध्यम से व्यक्तिगत पूंजी में वृद्धि हुई। अब नकारात्मक परिणामों को देखते हैं। किसानों की गरीबी और ऋणग्रस्तता में वृद्धि हुई, क्योंकि नकदी फसलों की खेती के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ा और अत्यधिक भू राजस्व की राशि चुकाने के लिए भी उन्हें कर्ज लेना पड़ा। फलतः किसान महाजनी शोषण के शिकार हुए। नकदी फसलों की खेती के लिए किसान को बाध्य किया गया। फलतः खाद्यान्न उत्पादन, विशेषकर मोटे अनाज जैसे मक्का, ज्वार के उत्पादन को धक्का लगा। अतः अकाल की स्थिति पैदा हुई। भारतीय कृषक अपरिचित एवं दूरस्थ बाजार पर निर्भर हुआ, जिसका संबंध बिचौलियों की श्रृंखला के माध्यम से था। अतः लाभ केवल बिचौलियों एवं उद्योगपति को मिला।
जबकि हानि केवल उत्पादक किसानों को वहन करनी पड़ी। इस तरह किसानों की शोषण बढ़ा। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान जब अमेरिकी कपास इंग्लैंड आना बाधित हुआ तो इंग्लैंड के उद्योगों की कपास आवश्यकताओं की पूर्ति भारत से की गई। इस तरह भारतीय कपास की मांग बढ़ी। इसी क्रम में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय कपास उत्पादक क्षेत्रों में भूराजस्व की राशि में अत्यधिक वृद्धि की। अतः किसान इस बढ़ी हुई मांग का लाभ नहीं ले पाया। दूसरी तरफ जैसे ही अमेरिकी गृहयुद्ध समाप्त हुआ और अमेरिका इंग्लैंड व्यापार सामान्य रूप से चलने लगा तो भारतीय किसान पर इसका गहरा दुष्प्रभाव पड़ा। क्योंकि एक तरफ कपास के मांग में कमी हुई तो दूसरी तरफ वृद्धि की गई भू राजस्व की राशि में कोई कमी नहीं की गई। अतः किसानों ने विद्रोह किया, जिसे दक्कन के दंगे के नाम से जाना जाता है। इस तरह कृषि के वाणिज्यीकरण का लाभ भारतीय किसानों को वैसा नहीं मिला जैसा कि इंग्लैंड में कृषि के वाणिज्यीकरण का लाभ किसानों को मिला था। चूंकि यह भारतीय किसानों पर एक आरोपित पद्धति थी, अतः इसका लाभ भी आरोपित करने वाले शक्ति अर्थात ब्रिटिश को मिला। कुल मिलाकर यह औपनिवेशिक ढांचे के अंतर्गत लाई गई प्रक्रिया थी। अतः इसने भारतीय किसानों की ऋणग्रस्तता, निर्धनता एवं अकाल की बारंबारता में वृद्धि की। आशा करती हूँ कि यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। अब अगले अध्याय में हम लोग देखेंगे कि कैसे भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ और इन्हीं संदर्भों में आखिर ब्रिटिश औद्योगिक नीतियाँ कौन-कौन सी थी। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो